मोमेंटम क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है उसे हम उसके मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज मेजर्ड ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इधर ही, उसके बाद सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। भाई एक साइकिल है और एक है ट्रक, इन दोनों को मैं सर्टेन हाइट से नीचे स्लाइड पे भेजता हूँ, मतलब वो ढलान में कहीं फ्रीली नीचे जा रहे होते हैं। दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक ट्रक और एक बाईसाइकिल है, दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप किसको रोकना आपके लिए आसान होगा? दोनों की स्पीड सेम है। साइकिल। साइकिल को। ट्रक को रोकना आसान नहीं होगा। ठीक है। हालांकि स्पीड दोनों की सेम थी, वेलोसिटी दोनों की 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप बाईसाइकिल को रोकना आसान था। वजह क्या है? हल्की है, जी उसमें सर। वजन नहीं है सर। वजन कम है। इसका मतलब है कि वजन कम है, या अगर इसको मैं दूसरी अल्फाज में बोलूं कि उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी। क्योंकि आप फोर्स लगाएंगे ना, आपको उतनी अपोजिट फोर्स लगानी, तब आप उसको रोक सकेंगे। इसका मतलब है कि उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है एज कंपेयर टू द ट्रक। ठीक है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है? ये बेसिकली जो आपने अभी मुझे बाईसाइकिल का बताया, ये आपने उसकी मोमेंटम मैयर करके मुझे बता दिया कि भाई हाँ, इसकी इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगी, दैट्स वाई हम इसको इजीली रोक लेंगे। ठीक है। तो मोमेंटम क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। इट इज अ मैयर ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आपने अभी मैयर किया, बताया कि भाई किसको स्टॉप करना आसान होगा और किसको स्टॉप करना मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को पी से जाहिर किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यही एग्जांपल देख लेते हैं। से सपोज साइकिल का मास था 20 kg और ट्रक का मास था 200 kg। वेलोसिटी इसकी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब 2 to the 4, ये हो गया 4000 और ये कितना हो गया? 400। तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो है वो इसकी कम थी, साइकिल की कम थी, ट्रक की ज्यादा थी। इट मींस उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी, दैट्स वाई आपको स्टॉप करना मुश्किल था। ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखें इधर से, अगर हम एसआई यूनिट निकालना चाहें, मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है यूनिट। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और इससे मिलता जुलता आप डेंसिटी का पढ़ के आए हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। सो मीटर क्या पढ़ के आए हैं इसका? मोमेंटम का मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब पढ़ के आए हैं। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। अब इधर इसका ऐसा यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड, आपने ये ध्यान में रखना है। अगर न्यूटन सेकंड, अब न्यूटन सेकंड आता है मोमेंटम और फोर्स के रिलेशनशिप से। वो रिलेशनशिप में आपको इसमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इधर से हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जो कि न्यूटन सेकंड का होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। अगर ये टाइम इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड बन जाएगा। तो आपने फिलहाल कहाँ से आया, कैसे आया, इसको छोड़ देना है। बस सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऐसा यूनिट मोमेंटम का न्यूटन सेकंड होता है। और न्यूटन सेकंड बराबर है किसके? न्यूटन सेकंड बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, जो कि एग्जैक्टली यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बेसिकली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी।
मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मास एंड वेलोसिटी के। मास बढ़ेगा तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। अभी हमने जो सिनेरियो देखा था उसके अंदर साइकिल और ट्रक का की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मास में फर्क था। मास में फर्क होने की वजह से मोमेंटम में फर्क आ गया। क्लियर हुई बात? यस सर। अब अगर कोई जी बॉडी सर। रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो। जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। मिसाल के तौर पे वो बॉडी 100 kg की थी, 100 kg की है, लेकिन वो रेस्ट में है, तो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इट मींस बॉडीज एट रेस्ट हैव जीरो मोमेंटम, उनके पास कोई मोमेंटम नहीं होता। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज, जी, हाई मोमेंटम, जीरो मोमेंटम, इंक्रीजिंग मोमेंटम, डिक्रीजिंग मोमेंटम या नेगेटिव मोमेंटम। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो, क्या होगा इंक्रीज इसका? मोमेंटम। हाँ जी, जीरो बी जीरो मोमेंटम। इंक्रीज जीरो, मोमेंटम। जीरो मोमेंटम होगा, बिल्कुल। अभी तो बताया आपको कि वेलोसिटी जब जीरो है तो फिर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अब आ जाएं न्यूमेरिकल के ऊपर। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स मोमेंटम? ये तो इधर ही आप बता देंगे, विदाउट एनी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। बी। बी होगा इसका। 10 मीटर। 10 मीटर होगा ना, बी किसने कहा था? 10 मीटर्स होगा। ऐसा यूनिट नो क्या है? सर। ऐसा यूनिट जी मोमेंटम सर। का है, न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकंड। देखें, अब देखें, P इज इक्वल्स टू एम वी है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 5 दैट 10, 10 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा ना? यस जी। जी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन कुछ लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है। शायद आप केमिस्ट्री में एक आधा कोई पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शायद पढ़ के आए हो आप। कंजर्वेशन जहां पे भी लफ्ज आ जाए ना, उसका मतलब आप समझ लें कांस्टेंट, नो चेंज। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? नो चेंज। चेंज। अब कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? वो कहता है किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप, बल्कि आपको बताना चाहिए मुझे। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, जी। आइसो मीन सेम। आइसो मीन्स अकेला, आइसोलेटेड, ठीक है, जो तन्हा हो उसे आइसोलेटेड कहते हैं। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मैं इसको अगर लिख दूं क्लोज्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से एक्सटर्नली कोई चीज ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब कहते हैं ना भाई, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको इंक्यूबेशन में रखते हैं, हम कहते हैं उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है। सुना है कभी? यस सर जी। जी हाँ, सर। वो आइसोलेशन मतलब उसके पास बाहर से कोई जा नहीं सकता, उसके पास एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो होता है आइसोलेशन। इसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम साइंस के अंदर वो सिस्टम होता है जिसके अंदर से ना कोई चीज बाहर जा सके, ना बाहर से कोई चीज अंदर आ सके, ठीक है। तो वो कहता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा सेम रहता है। मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम की। एग्जांपल देख लेते हैं भाई, ये दो बॉल हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। ये दोनों u1 और u2 की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कुछ टाइम के बाद ये दोनों बाल्स आपस में कोलाइड करती हैं। अब कोलाइड करने में क्या होगा? कोलिजन के अंदर ये अपनी सारी मोमेंटम इधर शिफ्ट कर देगा, ये अपनी सारी मोमेंटम इधर शिफ्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ में? उसके बाद फिर ये सेपरेट हो जाएंगे और ये एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब जाके इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v2 हो गई, इसकी v1 हो गई और इसकी v2 हो गई, मास दोनों का सेम रहा। ये सारा सिस्टम एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम में हुआ, ये जितना भी मैकेनिज्म था एक क्लोज सिस्टम में हुआ। तो क्या टोटल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम की चेंज हुई? जो इनिशियली थी वही फाइनल थी। और आसान लफ्जों में आ जाए भाई, हमने करनी है पार्टी, ठीक है, हमें पार्टी के लिए चाहिए 100 रुपए। अब हम लोग हैं 5, तो एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आते हैं?
जी बोले। सर रिपीट करें। 100 रुपीज सर की हम। आवाज कट रही है आपकी। अब सही आ रही है आवाज? अब आवाज जी। आ रही है सही? थोड़ी थोड़ी। अच्छा चले, हो जाएगी सही। थोड़ी थोड़ी सही आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे हमने पार्टी करनी है, 100 रुपीज की टोटल पार्टी होगी हमारी सस्ती सी, ठीक है। अब 100 रुपीज में हम 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। अब बताएं पर हेड कितना आएगा? 20। 20 आएगा। ठीक है। अब 20 आप में से 4 लोगों ने 20 दे दिए, पांचवा 5। बंदा मैं हूँ। 4 ने तो 20 दे दिए, पांचवा बंदा मैं हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं तो पैसे नहीं दे सकता 20 रुपए, क्यों सर? मैं गरीब हूँ। ठीक है। अब लाना भूल गया। हाँ, हाँ जी, पैसे लाना भूल गया। बस यूं ही समझ लें, वॉलेट घर पे भूल गया हूँ। ठीक है। अब आत्का कहती है चलो सर आपके ऐसा करती हूँ, 10 रुपीज तो मैं आपके दे सकती हूँ। 10 रुपीज आत्का ने दे दिए मुझे। फिर दूसरी किसी उसने 10 रुपीज दे दिए, ऐसे ही करके किसी और स्टूडेंट ने। तो क्या टोटल 100 हो गए? हाँ जी हो गए। यस सर। अच्छा, ये बात हम सबके बीच में, या आप बाहर हाँ। जाके बताएंगे सर के हाँ। 10 रुपए हमने भरे थे, सर के 10 रुपए हमने भरे थे? ऐसे तो नहीं करना ना। नहीं। तो ये हो गया नहीं आइसोलेटेड सर नहीं। सिस्टम। तो इंटरनली एक्सचेंज हुआ अमाउंट का, किसी ने 30 भरे हैं, किसी ने 20 भरे हैं, किसी ने 0 भरे हैं, लेकिन ओवरऑल सबका सेम ही है। ओवरऑल पार्टी 100 की हुई है, दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यही काम इधर मोमेंटम में हुआ है। आपस में एक्सचेंज हुई है मोमेंटम, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई है आपस में, लेकिन टोटल सिस्टम की वेलोसिटी तो सेम ही रही है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि भाई जब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम ही होंगे। ठीक है। अब इसको फार्मूले में हम लिख सकते हैं m1u1। इस कंडीशन के अंदर इसका मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी, यानी m1 और u1। इसका m2u2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बराबर होगा m1v1 और m2v2 के। देखें, आइसोलेटेड सिस्टम मींस नो एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर्स। क्लियर हुई बात? ये कंजर्वेशन है। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ऐसे ही है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एनर्जी ना आ सकती है ना जा सकती है, सिर्फ एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही होता है। तो ये मास, मोमेंटम और एनर्जी, दीज थ्री आर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। क्लियर हुई बात? अब टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड यस इन सर। आइसोलेटेड सिस्टम, न्यूमेरिकल वो एमसीक्यूज आ गया। टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, वन ऑब्जेक्ट गेन्स मोमेंटम, व्हाट हैपेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट? क्या होगा भाई? इट आल्सो गेन मोमेंटम, सेम मोमेंटम, it loses the same amount of momentum, it comes to rest, it starts rotating. It gains the same तो momentum. दोबारा सवाल, दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मोमेंटम मिल जाती है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को मोमेंटम सेम ही मिलेगी। जी। यस सर। मैं आपसे मिलता हूं, अब आपको पैसों वाली बातें समझ में आएंगी। मैं आपसे मिलता हूं, ठीक है, आपको मैं 20 रुपए देता हूं, तो क्या मुझे भी 20 रुपए मिले? नहीं। नहीं। नो। मेरे 20 रुपए गए। यस। तो इट जी। मींस इट लूजेस द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम। वो टकराने के बाद जिसने एक बॉल है उसे दूसरी बॉल से टकराई है, उसने सारी मोमेंटम इसको दे दी। हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाली बॉल जो है इसने इतनी मोमेंटम गेन की, तो हम ये भी कह सकते हैं इसने इतनी मोमेंटम लूज की। यस सर। जी। बी सही होगा। पैसों का जमाना है भाई। अच्छा, टू स्केटर्स स्टैंड फेसिंग ईच अदर ऑन आइस। दो स्केटर्स हैं जो एक दूसरे की आमने सामने आइस के ऊपर खड़े हैं। वन स्टेकर स्केटर pushes the other, what happens according to the law of conservation of momentum? Only one scatter moves, both scatters move in the same direction, both scatters move in opposite direction, both scatters remain at rest. जी, बी। बी C, both skaters move ऑप्शन in ए। opposite direction.
ये देखें, इधर आप कॉमन सेंस निकालें, कॉमन सेंस लगाएं। ऑप्शन अहद ए। फारूक, एक्सीलेंट, आपने सही बताया है, बिल्कुल। देखें, अब आप अपने सिनेरियो में ले जाएं खुद को। आप खड़े हैं, आपके सामने स्केटिंग बोर्ड के ऊपर एक दूसरा बंदा खड़ा है, आप उसको धक्का देंगे तो क्या होगा? आप पीछे की तरफ जाएंगे, एक नहीं ही मूव जाएंगे? करेगा। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बोथ स्केटर्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके आइस बोर्ड पे खड़ा है, आप कंफ्यूज क्या बात कर रही है भाई? आइस पे खड़ा है तो स्लिपरी है ना दोनों। एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे को धक्का दे और खुद के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े उसके ऊपर। हाँ, अगर जमीन पे होता तो फिर आप कहते हैं हाँ भाई मैं खड़ा रहूंगा, अगला बंदा गिर जाएगा। लेकिन इधर सिनेरियो क्या है? ऑन एन आइस है, स्केटिंग वाला सिनेरियो है, वहां पे स्लिपरी जगह होती है, तो अल्टीमेटली यू विल बी फीलिंग अ बैकवर्ड पुश। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थ्योरेटिकल लॉज हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, बड़े आसान से लॉज हैं और डेली लाइफ की हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मैं अब डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आप पॉइंट्स नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसको मूव ना करे। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस वक्त तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मोबाइल टेबल के ऊपर पड़ा है तो न्यूटन कहता है ये उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक कोई इसे उठाता नहीं। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज आ रही है, फॉर इंस्टेंस बॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल अगर मूव करती हुई आ रही है तो न्यूटन कहता है कि ये फुटबॉल उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई, उसको आके कोई प्लेयर रोकता नहीं है। ठीक है, आसान सी बात है, बिल्कुल लेमैन वाली है और जनरल सी बात है। आई बात समझ में? A body continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force acted upon it या acts on it। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब बाल की एग्जांपल में दे दे, मैं बाल को किक करता हूँ, आगे से कोई रोकता भी नहीं है, तो कुछ टाइम जाके बाल रुक जाती है, कुछ फासला तय करने के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऐसा होता है? यस जी। सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? उस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई किसी ने। भाई, एक प्लेयर क्रिकेट खेल रहा था, उसने शॉट मारी है, कवर ड्राइव मारी है, लेकिन उसकी शॉट में टाइमिंग अच्छी नहीं थी, शॉट बाउंड्री से पहले जाके ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऐसा होता है ना? तो अब जी। सवाल ये पैदा होता है, न्यूटन झूठ बोल रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के बगैर भी चीजें रुक जाती हैं, ऐसे ही है, खामोश हो जाते हैं बिल्कुल एकदम ही। होता है। जी, देखें, वो बॉल अगर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है न्यूटन, ये नहीं कहता कि वो फोर्स आपको नजर आती है या नहीं आती। क्या बॉल जब जा रही थी तो वो फ्रिक्शन नहीं थी उसके और उसके दरमियान, जमीन के और बॉल के दरमियान? उस फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है, कुछ फासला तय करते, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जिसने एक्सटर्नली एक्ट किया। क्लियर हुई बात? जी। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये एमसीक्यू सीधा सीधा आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर क्या? जो चीज वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। Inertia is a property of matter by which it tends to continue its states of rest or motion। ठीक है, अब इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया किसी भी मैटर के लिए, किसी भी मैटर को ये कहता है कि भाई अगर तू रेस्ट में है तो भाई मेरे रेस्ट में ही रहे, कोशिश करेगा कि ये रेस्ट में ही रहे, अगर कोई मोशन में है तो कोशिश करेगा वो मोशन में ही रहे। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप बस में बैठे हैं, बस स्पीड से चल रही है, एकदम बस मूव करती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। एकदम बस अगर ब्रेक मारती है तो आप सीट पे बैठे हुए आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ? आगे। आगे की तरफ।
आगे की आगे तरफ की तरफ जाएंगे। जाएंगे। ये आगे की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप एक मैटर है, मैटर का एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। वो कहता है कि अगर मैं हरकत में हूं, अगर मैं मोशन में हूं, तो मैं कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहूं। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं कंटिन्यूअसली रुका ही रहूं। तो जैसे ही वो बस ने अचानक से ब्रेक मारी, आपका बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ अटैच था, तो जैसे ही बस रेस्ट में आई, आपका लोअर पार्ट बॉडी का रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट क्योंकि वो फ्री था, उसमें इनर्शिया था, तो वो क्या चाह रहा था कि मैं मोशन में ही कंटिन्यू रहूं। इसी तरीके से अगर खड़ी हुई बस अचानक स्पीड से चलती है तो आप बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो पीछे की तरफ आप इसलिए जाएंगे क्योंकि आपका इनर्शिया, अगेन वही कंडीशन, इनर्शिया क्या चाह रहा है? मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूं। ठीक। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल ले लें, पंखा। पंखे का आपने जैसे ही बटन बंद कर दिया, उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलना बंद हो गई, लेकिन वो कुछ टाइम तक चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर जाके बंद होता है। वो किस वजह से? वो इनर्शिया की वजह से, कि इनर्शिया उसको चाह रहा होता है कि वो मूव करता रहे, लेकिन पीछे से कोई फोर्स उसको नहीं मिल रही होती। दैट्स वाई वो कुछ टाइम वो फोर्स को रिटेन रखने की कोशिश करता है, तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। ठीक। इसके अलावा एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गई है कि अगर चलती ट्रेन से आप उतरना हो, तो क्या कैसे उतरते? कभी उतरते हुए देखा है किसी को चलती ट्रेन से? जी सर। ठीक है, जैसे ही कोई देखा। चलती ट्रेन से अगर कोई उतरता है, तो वो उतर के ट्रेन की डायरेक्शन में ही कुछ टाइम तेज भागना पड़ता है उसको, जी। अदरवाइज वो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? जी। क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन को छोड़ेगा, अब उसकी बॉडी में एक इनर्शिया मौजूद है जो कह रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है तो मैंने भी मूव करना है। तो जैसे ही वो बॉडी को छोड़ेगा, ट्रेन से अलग करेगा, तो इनर्शिया उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, और अल्टीमेटली अगर वो आगे की तरफ नहीं जाता तो वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो गिर जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो इनर्शिया को बहलाएगा कि हाँ ठीक है भाई, मैं आगे ही जा रहा हूँ, जब तक वो काबू हो। उसके बाद वो दो चार कदम आगे चलेगा, फिर जाके वो स्टॉप करेगा। इसी तरीके से अगर चलती ट्रेन में चढ़ना होगा, तो कैसे चढ़ेगा? कोई भी शख्स आपने चढ़ते हुए भी देखा होगा कि वो जैसे ही हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद दो तीन कदम नीचे जमीन पे चलने के बाद ऊपर स्टेप रखते हैं। अगर वो डायरेक्ट स्टेप रखेगा तो ऑब्वियसली वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो गिर भी सकता है। ये तो आम डेली लाइफ में हमने देखा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सारी चीजें जो है, हम बेसिकली इनर्शिया कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब इनर्शिया की एग्जांपल, पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट जो मैंने एग्जांपल दे दी, डस्ट कम्स ऑफ अ मैट व्हेन इट इज शेकन। अब जब भी आप मैट में मिट्टी आ जाती है, कारपेट में मिट्टी आ जाती है, तो आप उसको झटकते हैं। जब उसको आप झटका देते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल क्या चाह रहे होते हैं? कि हम अपनी जगह पे ही रहें। लेकिन आप कारपेट को नीचे ले ले जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल अपनी जगह के ऊपर ऊपर ही रहने की कोशिश करते हैं। तो जिससे हम आम जबान में कहते हैं कि हमने मिट्टी झाड़ दी इधर से। आई बात समझ में? ये तो डेली लाइफ में करते होंगे ना आप लोग। फीमेल कैंडिडेट हैं वो तो बिल्कुल। सफाई सफाई करती होंगी ना, झाड़ती झाड़ झाड़ पोंछ करती है ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसके जी अंदर भी सर। आप इनर्शिया बेसिकली काम ले रहा है। फैन कीप्स रोटेटिंग आफ्टर स्विचिंग ऑफ, लैंडिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और स्टेपिंग अप इनटू अ मूविंग ट्रेन। ये सारी मैंने आपको एग्जांपल बता दी। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? इनर्शिया की हैं, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, से सपोज एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाऊं, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगा? ऐसे ही है दोबारा रिपीट करें सर। भाई। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। एक कोई मास है, उसका m है। एक डब्बा है जिसका मास m है। अगर आप इस डब्बे पे, इस बॉक्स पे इस साइड से एक फोर्स F लगाएंगे, तो क्या उसमें इसी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा आगे? जी। तो उसके अंदर जी। चेंज इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जी। चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा, जी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन सेकंड यस। लॉ जी। ऑफ मोशन कहता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? ठीक। अब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जी। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स हो गई। जी।
एक्सेलरेशन, फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है। जी अगर मैं क्या करूं कि इस मास का इसका बढ़ा दूं, पहले मैंने एक गत्ते का डब्बा रखा हुआ था, अब उसकी जगह मैं एक लोहे का बॉक्स ला के रख दूं और आपसे कहूं कि उतनी ही फोर्स लगाएं जितनी किस पे लगाई थी आपने, इस डब्बे पे लगाई थी, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं। अगर होगा भी, नहीं। अगर होगा भी, से सपोज अगर हुआ भी है, तो क्या इतना ही होगा जितना इसमें हुआ है, इससे कम नो होगा? सर, कम होगा। इसका मतलब है जी कि कम होगा। मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हुआ। यस सर। जी ठीक है, तो इस सेकंड इसमें आ जाता है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन को 1/m लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। अब ये दोनों का रिलेशनशिप ए से है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, ये बात आपकी फिलहाल काम की नहीं है, छोड़ दें इसको, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ले दे के इक्वेशन बचती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसी हो जाएगी। ये k एक कांस्टेंट आया, k की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर दें तो एफ के इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। जी ठीक है, तो इधर से हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स जो हम बोल रहे थे पुश एंड पुल होता है, हम अब बोलेंगे फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन। देखिए डेफिनेशन सेम ही है। मोमेंटम के लिए हमने बोला मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स हमने क्या बोला, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन। एक्सिलरेशन। और प्रो इसका ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन है, ये बात ध्यान में रखें, ये इसलिए ही न्यूटन रखा है क्योंकि न्यूटन ने ही ये लॉ डिस्कवर किया था, फोर्स की डेफिनेशन डिस्कवर की थी। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ये बात तो सुनी भी आपने। जी सर। हाँ, लेकिन वो जी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बॉल को दीवार पे जितनी स्पीड से फेंकूंगा, बॉल जो है वो उतनी स्पीड में बैक होगा, जी ऐसे ही है। टू एवरी एक्शन जी देयर इज एन सर। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, अब ये सिंपल सा ये रहा है, बड़ा सादा सा रहा है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जांपल्स में देख लें, यू पुश द ग्राउंड बैक, ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड। जो आप चलते हैं, वॉकिंग क्या करते हैं आप, जब चलते हैं तो आप बेसिकली जमीन को बैकवर्ड पुश करते हैं, जमीन आपको रिटर्न में फॉरवर्ड की तरफ पुश करती है। तो जितना तेज आप बैकवर्ड पुश करेंगे, आपको उतना तेज फॉरवर्ड पुश करेगी। तो जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, इट मीन्स आप जमीन को थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में बैकवर्ड की तरफ पुश कर रहे होते हैं। रॉकेट पुशेस गैस, गैस पुशेस रॉकेट बैक। रॉकेट जो होता है, रॉकेट अब कैसे एक्ट करता है, वो एक्शन रिएक्शन की फोर्स के ऊपर एक्ट करता है। ये एमसीक्यू सीधा सीधा आता है कि भाई रॉकेट वर्क्स ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, क्योंकि जो उससे गैसेस निकलती हैं वो जोर से जमीन को पुश करती हैं, जमीन की तरफ प्रेशर देती हैं, फिर उसके रिएक्शन के अंदर जमीन, वो जो गैसेस का रिएक्शन होता है उसकी वजह से रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। यू पुश वॉल, वॉल पुशेस यू बैक। आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार भी आपको धक्का देगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दीवार को धक्का देके चले जाएंगे तो दीवार पीछे से आके आपको दोबारा धक्का देगी। इट मीन्स ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ही एक्शन रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रहा होगा। You sit on the chair, chair pushes you upward. Hand pushes water back, water pushes swimmer forward. अब स्विमिंग के अंदर भी ये कंसेप्ट आ जाते हैं, आप पानी को बैक साइड के ऊपर पुश करते हैं, पानी आपको आगे की तरफ पुश करता है। फिर गन पुशेस बुलेट फॉरवर्ड, बुलेट पुशेस गन बैकवर्ड। रिकॉइल, ये जो गन का फायर करते हुए झटका मिलता है, उस झटके को हम कहते हैं रिकॉइल। तो बेसिकली रिकॉइल भी क्या है, एक्शन रिएक्शन की एक एप्लीकेशन है। आसान सा सीधा सा लॉ है। उसके बाद फिर हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन is applied on a body of mass 850 किलोग्राम, find the acceleration produced by the force। अब देखें एक्सेलरेशन, अब देखें इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का पूछ रहा है। अब हम डेटा बना लूं ना अगर, तो इसमें डेटा बनाएं, अगर हम वो बोल रहा है फोर्स कितनी है 3400 न्यूटन और मास कितना है 850, 850 ग्राम, kg। किलोग्राम। तो हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन का पुराना फार्मूला उठाएं जो हम पढ़ के आए हैं, तो a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी था, क्या वो इधर एप्लीकेबल है?
नहीं है, ना फाइनल No. वेलोसिटी है ना इनिशियल ना ये है, लेकिन इधर हमें F इज टू ma वाले में हम एक्सेलरेशन मौजूद है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। फोर्स कितनी है 3400 इज इक्वल्स टू मास कितना है 850 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3400 डिवाइड बाय 850 इज इक्वल्स टू ए। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 3400 को डिवाइडेड बाय 850 तो हमारे 850 पास 4 आंसर आएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात? जी आई समझ में? तो एक्सेलरेशन हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं सो फार, आगे बहुत सारे तरीके आएंगे एक्सेलरेशन मालूम करने के।